डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर में हम हमारे जो कोर्स का लास्ट चैप्टर है हैमिल्टनियन मैकेनिक्स जो है वो शुरू करेंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन है लैग्रेंजियन मेथड, जो कि हमने लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में पढ़ा था, वो हमें अलाउ करता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एनी सिस्टम इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में। कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैग्रेंजियन फार्मूलेशन की मदद से जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डराइव करते थे, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आती थी। एक तो ये बात, दूसरी क्या है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनती थी वो सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें रिजल्ट में मिलती थी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप हैमिल्टनियन मेथड की तरफ देखें तो हैमिल्टनियन मेथड जो है वो हमें अलाउ करता है to find the equation of motion for any system in generalized momenta P1, P2 and Pn। यानी कि लैग्रेंजियन में क्या था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटा है। अब जनरलाइज्ड मोमेंटा हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी की जगह पर हम जनरलाइज्ड मोमेंटा का कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे। जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है वो लैग्रेंजियन फार्मूलेशन में हम यूज करते थे, जबकि हैमिल्टनियन में हम जनरलाइज्ड मोमेंटा जो है वो यूज करेंगे। अब दूसरा इसका जो डिफरेंस है और इसका फायदा जो है वो क्या है कि हैमिल्टनियन फार्मूलेशन के नतीजे में हमें टू सेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती हैं। अब लैग्रेंजियन में आ सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें टू सेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो आसान होता है सेकंड ऑर्डर की निस्बत। हैमिल्टनियन फार्मूलेशन जो है वो फंडामेंटल है स्टैटिस्टिकल और क्वांटम मैकेनिक्स की फार्मूलेशन फाउंडेशंस के लिए। इसके अलावा हैमिल्टनियन की जो अफादियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ जनरलाइज मोमेंटा जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन बन जाते हैं। अब ये कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे बनते हैं, तो आज के लेक्चर में जब लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो इसमें हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, जनरलाइज मोमेंटम और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द जनरलाइज मोमेंटम वी टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी x नॉट अलोंग x एक्सिस। अब ये x नॉट जो है ये क्या चीज है जी, ये x नॉट इक्वल टू है dx बाय ये dt के इक्वल है, dx बाय ये dt के इक्वल है। यानी कि जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है ये वो वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस सिंगल पार्टिकल जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है वो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डॉट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा mx डॉट आ जाएगा। और हमें पता है मोमेंटम जो है p वो इक्वल होता है मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है अब ये मोमेंटम को डिफाइन करती है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है V, हम कहते हैं कि ये x नॉट यानी कि ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। तो जब ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है तो ये सिर्फ जो है वो कोऑर्डिनेट x का फंक्शन है। तो जब इसका आप विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी x डॉट डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा। तो अब मोमेंटम p, यहाँ पे p बड़ा लिखना चाहिए, ये p जो है वो बड़ा है क्योंकि बाकी बड़े हमने लिखे। कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ पे ये देखें ये t था, मैंने माइनस v लिख दिया। जब आप x डॉट के डेरिवेटिव ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला स्टेप रिकवर हो जाएगा। और हमें पता है t माइनस वी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो लैग्रेंजियन फंक्शन के इक्वल है। तो इसको मैं p को पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट जो है वो लिख सकता हूँ।
अब ये तो था कि मैं एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट की सिस्टम की बात कर रहा था। अब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी की बात करेंगे और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जनरलाइज्ड मोमेंटा जो है वो डिफाइन करेंगे। तो जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात होगी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं इस तरह लिखूंगा जैसे इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, पी के इज इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू के डॉट। ये क्या है? दिस इज द कॉन्जुगेट मोमेंटम या कॉन्जुगेट टू द कोऑर्डिनेट क्यू के। इसको आप कैनोनिकल मोमेंटम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि हमें पता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो लैग्रांजियन इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में लिखते हैं। जब इक्वेशन नंबर 3 को मैं 4 में पुट करूंगा, यानी कि यहाँ से ये जो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू के डॉट है, इसकी जब इसकी वैल्यू जो है वो जब मैं ये पी पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो ये डी बाई डी टी यानी कि जनरलाइज मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव को मैं पी के डॉट लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं, ये जनरलाइज मोमेंटम हमने कर लिया। हम ये सपोज करते हैं कि लैग्रांजियन जो है वो एक खास ऐसा सिस्टम है कि उसमें लैग्रांजियन जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के पर डिपेंड नहीं कर रहा एक्सप्लिसिटली। जब वो क्यू के पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू के वो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा तो ऑब्वियसली फिर ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? ये 0 है तो यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 होगा। जब इसको मैं ये जो मेरे पास आया है जनरलाइज मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम पी के डॉट 4 में पुट करूंगा तो मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 7 को दोनों तरफ जब विद रिस्पेक्ट टू टी जो है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं इंटीग्रेट करूंगा, इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी, पी के इज इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू के डॉट। तो अब ये चीज हमें इक्वेशन नंबर 8 से क्या नतीजा मिलता है कि जब कभी whenever the Lagrangian function does not contain a coordinate q k explicitly, then generalized momentum pk is a constant of motion। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि जो लैग्रांजियन है हमने कहा कि ये एक्सप्लिसिटली जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जब क्यू के पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये जहाँ पे जनरलाइज मोमेंटा जो है ये क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अच्छा, एक और चीज जो है वो आगे है कि कोऑर्डिनेट क्यू के इज कॉल्ड अ साइक्लिक इग्नोरेबल, यानी कि जब हमने कहा कि लैग्रांजियन फंक्शन क्यू के जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के पे, तो देन जब हमने इसको कहा कि एक्सप्लिसिट डिपेंड नहीं कर रहा तो हमने देखा जनरलाइज मोमेंटा जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन बन गया। तो जब ऐसा जनरलाइज कोऑर्डिनेट जिसको आप जो है वो कहते हैं एक्सप्लिसिटली फंक्शन नहीं है लैग्रांजियन, तो ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कहेंगे साइक्लिक है या इग्नोरेबल है। In other words, the generalized momentum associated with an ignorable coordinate is a constant of motion for the system। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नीचे जिसमें जनरलाइज मोमेंटा और इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे। पर्टिकुलर एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ particle in a central force field in cylindrical coordinates। the Lagrangian L can be expressed। ये हमारे पास लैग्रांजियन फंक्शन है। जब हम सिलेंड्रिकल की बात करेंगे, जैसे कि ऊपर हमने सिंगल पार्टिकल को एक्स एक्सिस अलोंग कहा था मूव कर रहा है, तो वो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स डिपेंडेंट था सिर्फ। अब चूंकि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले लिए हैं तो पार्टिकल जो है वो आर एक्सिस की डायरेक्शन मूव करेगा सिर्फ जो है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन होगी किसका? आर का फंक्शन होगी। हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी होती है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह हम इसको लिखते हैं, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर वी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगी। इसके इक्वेशन नंबर 10 में गिवन है।
जब हम यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 10 को गौर से देखूं तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये जो लैग्रांजियन हमने लिखा है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब ये चूंकि एक्सप्लिसिटली थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसलिए थीटा यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास जो जनरलाइज मोमेंटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि जनरलाइज मोमेंटा पी थीटा इज द एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो यानी कि यहाँ पे हमने कहा था पर्टिकुलर एग्जांपल रहेंगे इग्नोरेबल जो साइक्लिक या इग्नोरेबल थीटा था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटा आया वो इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट ऑफ मोशन बन गया इन टाइम। Thus the angular momentum of a system is conserved in the central force field. Further, the constant of motion is called first integral because जो partial L by partial theta है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए ये इसको आप जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन फर्स्ट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।